नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी को घर से खींचकर बाहर निकाला गया। उनके चेहरे से खून बह रहा था। देश के वित्त मंत्री को सड़कों पर दौड़ाकर पीटा गया। एक प्रदर्शनकारी ने उन्हें उछलकर लात मारी। उनका गिरेबान पकड़कर उनसे मारपीट की गई। तस्वीर संसद भवन की भी आई, जब भीड़ अंदर घुसी और महज 17 साल पुराने लोकतंत्र के प्रतीक को मीडिया ने धुएं में उड़ते हुए देखा प्रधानमंत्री को भी, जिन्होंने अपने इस्तीफे का कागज सौंपा और हेलीकॉप्टर से सेफ कहे जाने वाले ठिकाने की ओर निकल गए। देश की कैबिनेट के तमाम मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों में नौजवान घुसे, कुछ जगहों पर आगजनी की और उनसे मारपीट की। 9 सितंबर का नेपाल का आसमान धुएं से भरा हुआ था। 2 दिन में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी और नेपाली कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार गिर गई। नेपाल के प्रदर्शनकारियों ने साफ कर दिया कि ये लड़ाई महज सोशल मीडिया के लिए नहीं थी, ये लड़ाई नेपाल के भ्रष्ट पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ थी। पूरी कहानी आज सुनाएंगे और ये भी कि आगे अब नेपाल में क्या होगा, केपी शर्मा ओली की जगह कौन ले सकता है और उसका रुख भारत के प्रति और चीन के प्रति कैसा हो सकता है। नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। कहानी एक दिन पहले शुरू होती है। 8 सितंबर की तारीख नेपाल में 19 लोगों की मौत हुई थी और घायलों की संख्या 400 से ज़्यादा थी। 9 सितंबर की सुबह हुई तो काठमांडू की गलियां सूनी थीं, दुकानों के शटर बंद थे, हर नुक्कड़ पर पुलिस और आर्मी की गाड़ियां थीं, नाकेबंदी थी। लाउडस्पीकर पर बार बार ऐलान किया जा रहा था कि कर्फ्यू है, घर से बाहर ना निकलें। सभा, रैली या जुलूस, सब पर रोक लगा दी गई थी। प्रशासन को उम्मीदें बंधी हुई थी कि आज का दिन शांति से गुजर जाएगा। उन्हें बीती आधी रात अपने फैसले पर ज़्यादा एतबार था जो उन्होंने लिया। दरअसल 8-9 सितंबर की दरमियानी रात नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाया हुआ बैन वापस ले लिया था, लेकिन नेपाल सरकार इस बात को भांप पाने में नाकाम रही थी कि युवा सोशल मीडिया बैन हटवाने के लिए नहीं, बल्कि केपी शर्मा ओली की कुर्सी हिलाने के लिए निकले हैं। 9 सितंबर को दिन चढ़ा, अचानक से सन्नाटा टूटा, युवाओं का हुजूम सड़कों पर दिखने लगा। ये कुछ देर बाद संसद भवन के पास नजर आया। आज उनके हाथों में बैनर या झंडा नहीं था, वो हाथ खाली थे। पिछले दिन का गुस्सा आज भी उतरा नहीं था। आज बस उनकी मौजूदगी ही काफ़ी नजर आ रही थी। गुस्सा फूटना शुरू हुआ। शुरुआत घरों और दफ्तरों से हुई। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निजी आवास को भीड़ ने घेर लिया, शीशे तोड़े, गाड़ियां फूंकी और इसके बाद निशाना बना कम्युनिस्ट पार्टी का मुख्यालय। हथौड़ा और हंसिया का प्रतीक उखाड़ फेंका गया। साफ हो चुका था कि ये सरकार विरोधी प्रदर्शन है, एक बगावत है। युवा केपी शर्मा ओली की सरकार से तंग आ चुके हैं। देखते ही देखते हालात इतने बिगड़े कि काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बंद करना पड़ा। सभी उड़ानें रद्द कर दी गईं। ऐसा क्यों किया गया, इसकी कहानी थोड़ी देर बाद खुलने वाली थी। कुछ ही देर में खबर आई कि शाम 6 बजे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, सर्वदलीय बैठक। ओली ने एक अपील भी जारी की। जेनजी प्रदर्शनकारियों से कहा कि आगे आइए और बातचीत कीजिए, लेकिन संवाद का समय अब बीत चुका था। विपक्ष अपने रास्ते तलाश रहा था। विपक्षी दलों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई। इस बैठक में अपील की गई कि ओली को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कहा गया कि इतनी मौतों के बाद उनका सत्ता पर बने रहना लोकतंत्र और देश दोनों के लिए नुकसानदेह है। विपक्ष तो फिर भी विपक्ष था, अपने भी ओली का साथ छोड़ते चले गए एक एक करके। कई मंत्रियों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। 8 सितंबर की शाम गृह मंत्री रमेश लेखक ने पद छोड़ा था। फिर 9 सितंबर की सुबह कृषि मंत्री रामनाथ अधिकारी और जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। दोनों ने ही नैतिक जिम्मेदारी का हवाला दिया। नेपाली मीडिया के मुताबिक कुछ और मंत्री भी इस लिस्ट में जुड़ने वाले थे। ओली सरकार भीतर से ही दरकने लगी थी। इसी दौरान संसद में उनके सबसे बड़े गठबंधन पार्टनर नेपाली कांग्रेस के भीतर भी दबाव बढ़ गया। पार्टी अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा
उन पर अपने नेताओं का दबाव था कि वे ओली की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार से बाहर आ जाएं। सत्ताधारी आखिरी कोशिश में लगे हुए थे और उधर सड़क पर प्रदर्शनकारी और पुलिस की भिड़ंत जारी थी। बढ़ता दबाव और हिलती हुई कुर्सी। ओली ने एक और जोर लगाया। नेपाल के आर्मी चीफ अशोक राज सिगदेल से उन्होंने बात की, स्थिति पर नियंत्रण का आग्रह किया, लेकिन सेना प्रधान ने ओली को चौंका दिया। कहा कि पहले आप इस्तीफा दीजिए, तभी हालात काबू में आएंगे। इसके बाद नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। कुछ देर बाद मीडिया में एक पीला मटमैला कागज घूमने लगा। ये 73 साल के केपी शर्मा ओली का प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा था, जिसे स्थानीय भाषा में राजीनामा कहते हैं। उन्होंने कहा, मैं संकट का हल निकाल दें और राजनीतिक रास्ते से समाधान के लिए इस्तीफा दे रहा हूं। कुछ ही देर में काठमांडू के दृश्य छाया हुए। नेपाल का संसद भवन लपटों में घिरा हुआ था, धू-धू कर जल रहा था। सुप्रीम कोर्ट और अटॉर्नी जनरल के दफ्तर तक को तोड़ डाला गया। जनता राजमहल सिंह दरबार का गेट फांदकर अंदर घुस गई। वित्त मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल को भीड़ ने निशाना बनाया, गलियों में उनका पीछा किया, उन्हें खदेड़ कर पीटा। इसके अलावा 5 बार नेपाल के प्रधानमंत्री रह चुके शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी और मौजूदा विदेश मंत्री अर्जुना राणा देउबा के साथ हाथापाई की गई। वो लोग भी घायल हुए। दृश्यों का और विस्तार हुआ। काठमांडू के आसमान में हेलीकॉप्टर नजर आए। एक एक करके हेलीकॉप्टर काठमांडू एयरपोर्ट के आसपास उतर रहे थे। वीआईपी नेताओं को सेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जा रहा था। एक एक करके मंत्रियों के घरों से आर्मी के चॉपर उड़ते हुए दिख रहे थे। शायद इसीलिए काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशंस पहले ही रोक दिए गए थे। सोशल मीडिया पर मैसेजेस फैल रहे थे कि हवाई अड्डों के आसपास पटाखे फोड़ो, लेजर लाइट चलाओ ताकि वीआईपी उड़ानें रोकी जा सकें। प्रोटेस्टर्स के बीच पूर्व चीफ जस्टिस भी शामिल हुई और प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बारे में भी खबर आई। वो काठमांडू से बचकर महाराजगंज सेना मुख्यालय पहुंचे हैं और वहां से भागकर वो दुबई जा सकते हैं। ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल की सेना सामने आई। बयान जारी करके ये साफ किया सेना ने कि पॉलिटिकल लीडरशिप के बगैर अब कमान उसी के हाथ में है। बयान में सेना ने लिखा है कि हम अपने संवैधानिक फर्ज निभाने को पूरी तरह तैयार हैं। नेपाल की आज़ादी, संप्रभुता, सरहदों की अखंडता, राष्ट्रीय एकता और जनता की हिफाजत हमारी ही जिम्मेदारी है। काठमांडू समेत देश के कई हिस्सों में भारी जनहानि हुई है। जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि, उनके घर परिवार के लिए संवेदना। इस मुश्किल वक्त में अमन, सद्भाव और एकता को बचाने में मदद करें, गुस्से को काबू में रखें। हल सिर्फ बातचीत से निकलेगा, इसलिए तमाम पक्ष जल्द से जल्द शांति का रास्ता खोजें। इस आंदोलन ने ओली सरकार को तो गिरा दिया, लेकिन अब आगे क्या होगा? नेपाल के सामने सवाल है कि विकल्प क्या है। पुरानी पार्टियों के रचाए बसाए ढांचे की जगह कौन लेगा? इस बीच एक नया नाम चर्चा में है। राजधानी काठमांडू के मेयर बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल के युवा बालेन को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बालेन युवाओं के बीच खासे लोकप्रिय हैं। उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया था, इसलिए सोशल मीडिया पर उन्हें नेपाल का व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी कहा जा रहा है। बालेन का एक बयान इस बीच वायरल है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि ये जंग जेनजी की जंग है। प्रिय जेनजी, तुम्हारे कातिल ने इस्तीफा दे दिया है। अब तुमसे हमारी पहली गुजारिश है, सब्र रखो। देश का जनधन जलाना दरअसल अपने ही घर को जलाना है। जो टूटा, जो जला, वो हमारी ही दौलत है। अब इस मुल्क की बागडोर तुम्हारी पीढ़ी के हाथ में होगी। तैयार रहो, तुम्हें ही देश का नया रहनुमा बनना है। सेना प्रमुख से बातचीत के लिए कमर कस लो, मगर याद रखना बातचीत तभी होगी जब संसद भंग होगी। बालेन की उम्र भी महज 33 बरस है। राजनीति से पहले उनकी दुनिया पूरी तरह संगीत से जुड़ी रही है। वो एक रैपर हैं। राजनीति में आने के बाद भी वो संगीत की दुनिया में सक्रिय रहे हैं। वो इंजीनियर भी रह चुके हैं। 2022 में मेयर चुनाव में वो स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे थे और जीत हासिल की थी। पिछले एक दिन से नेपाल में सोशल मीडिया पर डियर बालेन, टेक नाउ और नेवर ट्रेंड कर रहा है। मांग उठ रही है कि बालेन अपनी नई पार्टी बनाएं और देश को नया रास्ता दिखाएं। इस बीच उनका एक पुराना रैप सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है। 2020 में पोस्ट किए गए इस रैप वीडियो पर लोग जमकर कमेंट लिख रहे हैं और लिख रहे हैं कि नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बालेन शाह ही होने चाहिए। गाने के बोल हैं, नेता जति सबही चोर, यानी देश के सब नेता चोर हैं।
ऐसे में वो इस पावर वैक्यूम के दरमियान उभर कर सामने आ सकते हैं। हमने नेपाल में मौजूद पत्रकारों से इस बारे में बात की। देखिए, फिलहाल रास्ता आगे का तय नहीं है कि आखिरकार नेपाल किस दिशा में जा रहा है, और इस वजह से ये भी नहीं पता है कि अब जो नेतृत्व है वो किसके हाथ में जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से अगर आप काठमांडू में बात करेंगे, काठमांडू वैली की बात करेंगे, तो बालेंद्र शाह जो काठमांडू के मेयर हैं, इंडिपेंडेंट राजनेता हैं, उनका नाम सबसे ज्यादा रेस्पेक्टफुल तरीके से यहाँ के युवा ले रहे हैं, प्रदर्शनकारी ले रहे हैं, जिनजी प्रदर्शनकारी ले रहे हैं। लेकिन क्या वो इकलौता ऑप्शन है नेपाल के लिए, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या जिनजी प्रदर्शनकारी जो इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब भी काठमांडू और नेपाल की सड़कों पे हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं, गाड़ियों में आग लगा रहे हैं और जगह जगह पे टूट हो रही है, उनकी नाराजगी है, उनका फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि संभवतः आर्मी की लीडरशिप और बालेंद्र शाह जैसे राजनेता जो न्यूट्रल माने जा रहे हैं, या जिनजी क्राउड जिनको जिनजी प्रदर्शनकारी जिनका सम्मान करते हैं, वो इकट्ठा बैठेंगे और जिनजी प्रदर्शनकारियों का एक गुट संभवतः एक साथ बैठकर आगे का रास्ता तय कर सकता है। लेकिन इसमें कितना समय लगेगा और क्या फैसले किन कंडीशंस पे होंगे, ये बड़ा सवाल है। वजह ये क्योंकि खुद बालेंद्र शाह और जिनजी प्रदर्शनकारी काठमांडू में इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि समझौता और आगे का रास्ता तभी खुलेगा जब जो संसद है उसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, यानी कि जो प्रेजेंट पॉलिटिकल क्लास है उसको कंप्लीटली रिजेक्ट खत्म करने की बात हो रही है और लीडरशिप नए पौध को, नेपाल का जो भविष्य है उसके हाथ सौंपने की बात हो रही है। तो ये रास्ता अभी कठिन है। कठिन इस वजह से भी है क्योंकि जिनजी प्रदर्शनकारियों का अब तक कोई गुट या नेतृत्व करने वाला नेता सामने नहीं आया है। नेपाल का लोकतंत्र महज 17 बरस पुराना है। 2008 में वहां की 240 बरस पुरानी राजशाही खत्म हुई। उम्मीद थी कि एक मजबूत लोकतंत्र बनेगा, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन साल दर साल राजनीति ने ऐसा रूप धरा कि इन उम्मीदों पर पानी फिरता गया। पिछले 17 बरस में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कुल 13 लोग बैठ चुके हैं। इनमें से कोई भी कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। कुल 14 अलग अलग सरकारें बनी हैं, जिनमें से ज़्यादातर गठबंधन के बल पर टिकी थीं, जिनमें कुछ गिने चुने उम्रदराज नेताओं की ही लीडरशिप रही। उन्हीं में फेरबदल होते रहते थे। सत्ता कभी ओली के पास जाती, कभी माओवादी नेता प्रचंड के पास और कभी 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके शेर बहादुर देउबा के पास। आम धारणा है कि ये तीनों नेता अपने ही खेमे के बाहर सत्ता जाने नहीं देना चाहते हैं। इन सभी बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगते रहे हैं। कुछ मिसालें भी देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर देश छोड़कर जाने वाले केपी ओली पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना का केस चल रहा है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने फायदे के लिए एक चाय के बागान को कमर्शियल प्लॉट में बदल दिया। 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके प्रचंड पर आरोप है कि 2006 में उन्होंने यूएन की निगरानी में रखे गए पैसों की हेराफेरी करके अरबों रुपए कमाए, जबकि इन पैसों को असल में माओवादी लड़ाकों की छावनी के लिए भेजा गया था ताकि उन्हें एक जगह महदूद रखा जा सके। 5 बार प्रधानमंत्री रह चुके शेर बहादुर देउबा पर हवाई जहाज खरीद में अवैध कमीशन लेने का आरोप है। 2017 में नेपाल ने फ्रांस की कंपनी एयरबस के साथ एक डील की थी। बाद में एक रिपोर्ट में पता चला कि इस डील से सरकारी खजाने को लगभग 1.5 अरब नेपाली रुपए यानी 92 करोड़ 32 लाख भारतीय रुपए का नुकसान हुआ। जिसके बाद देउबा समेत कई बड़े मंत्रियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। देउबा की पत्नी अर्जू राणा देउबा, जो इस समय नेपाल की विदेश मंत्री हैं, उन पर भी संसद में कई बार सवाल उठाए गए हैं। अर्जू पर आरोप है कि उन्होंने नेपाली नागरिकों को कागजों में भूटानी दिखाया, फिर उन्हें शरणार्थी दिखाकर अमेरिका भेज दिया। इसके अलावा 2009 से 2011 तक प्रधानमंत्री रहे माधव नेपाल। उनके बाद आए बाबूराम भट्टराई और फिर 2013-14 में 1 साल के लिए पीएम रहे खिलराज रेग्मी पर सरकारी जमीन निजी लोगों को देने से जुड़े घोटाले के आरोप हैं। तो ये तो समझ आ गया कि भ्रष्टाचार के कितने आरोप रहे हैं नेपाल में जो भी लीडरशिप में रहा। अब सवाल है कि इन पर कोई जांच क्यों नहीं होती। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है 2006 से चली आ रही एक प्रथा। नेपाल में जब कैबिनेट किसी पॉलिसी को लेकर के कोई फैसला ले लेती है तो नेता उस पॉलिसी से जुड़ी जांचों से बच जाते हैं। यानी अगर किसी नीति पर कैबिनेट की मुहर है तो नेताओं को भविष्य में
उससे जुड़ी जांच में इम्यूनिटी मिल जाती है। इसी बात का फायदा वहां के नेता और मंत्री उठाते रहे हैं। लेकिन नौजवानों में गुस्से के कारण और भी हैं, जैसे कि बेरोजगारी। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में 15 से 24 साल के लोगों में बेरोजगारी की दर लगभग 21% पहुंच गई थी। वित्त वर्ष 2025 की पहली छमाही में नेपाल की आर्थिक वृद्धि तेज हुई। जीडीपी पहली बार छमाही में 4.9% बढ़ी, जबकि यही पिछले साल 4.3% थी। लेकिन ये आंकड़ा पूरी तस्वीर नहीं दिखाता है। यूं तो जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन नए रोजगार पैदा नहीं हो रहे। नौकरी नहीं पैदा होने की वजह से बड़ी संख्या में नौजवान देश छोड़ करके जा रहे हैं। लगातार आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की वजह से अमीर और गरीब वर्ग में असमानता बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड बैंक की ही रिपोर्ट कहती है कि नेपाल की आर्थिक वृद्धि में विदेश से आने वाले पैसों की भूमिका अहम रही है, लेकिन इसका असर देश में बेहतर रोजगार के रूप में नहीं दिखा। ऐसे में नौकरी की तलाश में विदेश जाने वाले लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 2024 में 7,41,000 युवा काम की तलाश में नेपाल छोड़कर चले गए, और इसी साल विदेश में काम कर रहे नेपाली लोगों ने करीब 11 अरब डॉलर अपने देश भेजे। ये नेपाल की अर्थव्यवस्था का 26% से ज़्यादा हिस्सा था। यही पैसा नेपाल में खाने पीने का सामान, दवाइयाँ खरीदने और बच्चों की पढ़ाई पर खर्च होता है। नौकरी रोजगार को लेकर एक और आउटलुक है। दरअसल नेपाल में 82% आबादी इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, असंगठित क्षेत्र में काम करती है। ये वो नौकरियां होती हैं जिनमें कोई पक्का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ना ही इसमें कोई जॉब सेफ्टी होती है, ना ही पेंशन बीमा जैसी सुविधाएं होती हैं। इनमें दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाना, छोटे ढाबों या दुकानों पर काम करना जैसी नौकरियां शामिल हैं। यही नौजवान जब नेताओं के बच्चों की जिंदगी देखते हैं इंस्टाग्राम पर, तो बेईमानी साफ नजर आती है। इसी बेईमानी से गुस्सा उपजा और उससे उपजा अविश्वास। इन्हीं वजहों से कई बार राजशाही को वापस लेने की मांग भी उठती रही है। कुछ ग्रुप्स जनता के गुस्से और अविश्वास का फायदा उठाते हैं, प्रोटेस्ट होते रहते हैं। मार्च के महीने में हुए प्रदर्शन आपको याद होंगे। तो अब अगर नेपाल की जनता इस अंतहीन अस्थिरता से थक चुकी है, तो इस थकान का अंजाम क्या होगा? क्या ये भीड़ बालिन शाह जैसे नए चेहरों को, नए नौजवान चेहरों को जन्म देगी, या ऐसे त्वरित आंदोलन से पैदा हुआ नेता देश को संभाल पाएगा, या सेना, राजतंत्र और प्रजातंत्र के बीच एक त्रिशंकु संघर्ष शुरू हो जाएगा? या क्या नेपाल को भी वही रास्ता देखना पड़ सकता है जो बांग्लादेश ने हाल ही में देखा, जहां गुस्से ने सत्ता परिवर्तन तो कराया, लेकिन कोई स्थिर विकल्प अब तक नहीं मिला? जानकारों से हमने पूछा। ये बांग्लादेश से भी बदतर स्थिति है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत लोगों को, देवबा को और उसकी पत्नी को पीटा गया है। खनाल और उनके पत्नी को पीटा गया, उनके घर में आग लगा दी गई है। सिंह दरबार जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है उसको जला दिया गया है। जो पार्लियामेंट है उसको जला दिया गया है। सभी पार्टीज के ऑफिसेस को जला दिया गया है। सभी लीडर्स के घरों को जला दिया गया है। और व्यक्तिगत हिंसा भी बढ़ गई है, जो मैं समझता हूँ बांग्लादेश जैसी ही परिस्थिति है, लेकिन उससे भी थोड़ी आगे है। ये जो सारा आंदोलन है वो नेताओं के खिलाफ है, वो व्यवस्था के खिलाफ नहीं है। हालांकि मुझे ये डर लगने लगा है कि जब मैंने देखा पार्लियामेंट को जलाया गया है या सिंह दरबार को जलाया गया है, तो वो व्यवस्था पे हमला है, वो व्यक्ति से आगे आगे की बात है। आशा ये करनी चाहिए कि व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि और कोई व्यवस्था नेपाल में काम नहीं कर सकती है। और खास तौर से इस जमाने में जब वहाँ का युवा सचेत हो गया है, तो सबको अपना हक चाहिए और राजनीति में उनकी जो जो राय है उसको माना जाना चाहिए। उसके लिए सिर्फ रिपब्लिकन सिस्टम ही ठीक है। इसी खबर से ताज़ा अपडेट्स जानने के लिए चलते हैं नेपाल में हमारे साथी पत्रकारों के पास। देखिए, इस वक्त नेपाल में स्थिति संवेदनशील है, वॉलेटाइल है, और किसी को नहीं पता है कि आखिरकार नेपाल इस वक्त किस दिशा में जा रहा है। आमतौर पे जब इस तरह के आंदोलन होते हैं, और हमने देखा है होते हुए, सबसे खराब उदाहरण हो सकता है संभवतः किसी देश के लिए तालिबान का उदाहरण, लेकिन वहां भी एक संगठन था, नेता थे और एक नेटवर्क था जिसके तहत ये डिसीजन लिया जा रहा था कि आखिरकार अगला कदम क्या होने वाला है। नेपाल में फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। बढ़ते हैं अब सुर्खियों की ओर।
पहली सुर्खी फ्रांस से है। जो सोचा था वही हुआ। 8 सितंबर को फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू ने देश के निचले सदन नेशनल असेंबली में विश्वास मत खो दिया। इसके बाद उन्होंने कैबिनेट समेत इस्तीफा दे दिया। हमने आपको 8 सितंबर के दुनियादारी में बताया था कि बायरू किस मुसीबत से जूझ रहे हैं। अगर आप जानना चाहें तो उस एपिसोड का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। अब अपनी बजट वाली मुसीबत को साधने के लिए वो विश्वास मत लेकर के आए थे। इसके जरिए बायरू सांसदों पर बजट पास करने के लिए प्रेशर डालना चाहते थे, लेकिन नाकाम रहे। अब सरकार गिरने के बाद फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के सामने 3 मुश्किल विकल्प बचे हैं। सबसे आसान तरीका, मैक्रों किसी नए नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दें। वो ऐसा करना भी चाहते हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश पिछले 2 बार से विफल रही है, क्योंकि फ्रांस का निचला सदन 3 बड़ी पार्टियों में बटा है। इनमें एक वामपंथी पार्टी है, एक धुर दक्षिणपंथी पार्टी है और एक सेंटर राइट पार्टी है। ऐसे में तीनों पार्टियों में सामंजस्य नहीं बन पाता है। राष्ट्रपति मैक्रों का अगला विकल्प होगा चुनाव। अभी के लिए मैक्रों ने समय से पहले चुनाव कराने से इनकार कर दिया है। उन्हें डर है कि अचानक चुनाव में उनकी पार्टी के पास सीटें कम हो जाएंगी। लेकिन दक्षिणपंथी नेशनल रैली पार्टी और वामपंथी फ्रांस अनबाउंड पार्टी तुरंत चुनाव में जाने को तैयार हैं। और इमैनुअल मैक्रों का आखिरी ऑप्शन है कि वो खुद ही अपने पद से इस्तीफा दे दें। फ्रांस की जो वामपंथी पार्टी है, अनबाउंड पार्टी, वो इसके समर्थन में है, क्योंकि वो मैक्रों से नाराज है। उनका तर्क है कि मैक्रों देश के बढ़ते कर्ज के जिम्मेदार हैं। आगे क्या होगा देखना दिलचस्प होगा। दिन भर की अन्य खबरों के लिए चलते हैं न्यूज रूम। नेपाल से एक और खबर है जो बेहद खौफनाक है। हालिया प्रोटेस्ट के दौरान काठमांडू के डल्लू मोहल्ले में पूर्व प्रधानमंत्री झलनाथ खनाल का घर भीड़ ने घेर लिया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने घर में आग लगा दी। और ये खबर कतर से है, जहां की राजधानी दोहा में इजराइल ने आज 9 सितंबर को अटैक किया है। इजराइल के मुताबिक ये अटैक हमास के टॉप लीडरशिप को नुकसान पहुंचाने की नीयत से टारगेटेड था और कंसोलिडेटेड था, ऐसा इजराइल का कहना है। इस हमले में जो अभी तक जानकारी सामने आ रही है उसमें नागरिकों की जान को नुकसान पहुंचाने की कम से कम कोशिश इजराइल द्वारा की गई है। और हमले में गजा चीफ और हमास का जो टॉप नेगोशिएटर है खलील अल हैया, उसको भी हताहत होने की और उसके मौत की भी सूचना सामने आई है। इसके अलावा कुछ और जानकारियां आ रही हैं, जैसे कतर में मौजूद यूएस एम्बेसी है, उन्होंने सोशल मीडिया पे बताया है कि उन्होंने अपनी इमारतों के लिए शेल्टर इन प्लेस का आदेश लागू किया है। इसका मतलब है कि दूतावास के सभी लोग वहीं इमारत के अंदर रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। दूतावास एक सेफ जगह मानी जाती है जब ऐसी घटनाएं होती हैं। तो आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।